जय हिंद मेरे शहर सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा। जी हां दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा जो भी मॉडल सेट निकाला गया है, तो आज के मॉडल सेट पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12, जी हां, वर्ग 12वीं के जो भी इतिहास यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का मॉडल सेट संख्या 3 है। आज उसके हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे, यानी कि उसके आंसर पे हम लोग बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, देख सकते हो, और पीडीएफ पे हम लोग बात करेंगे। और साथ में आपको जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और साथ साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या होगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोनों जगह जाके क्या करें, आप ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको आंसर जो है वो मिल जाए मॉडल सेट के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ सामान्य निर्देश के बारे में। तो देख सकते हो कि सामान्य निर्देश क्या है कि पहला के परीक्षार्थी यथासंभव क्या करे, अपने शब्दों में उत्तर दे। तो इसी बात को सत्यापित करने के लिए हम लोगों ने जितने भी आंसर लिखे हैं वो सारे के सारे अपने हाथ से लिखे हैं। तो ताकि आपको ये जो पीडीएफ पढ़ के एकदम आसानी से क्या हो कि आपको सारे के सारे आंसर याद हो जाए। और दूसरा देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 19, यानी कि टोटल आपको इस सेट में 19 प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेंगे। अगला देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इनमें से क्या करना है कि 5 प्रश्नों के उत्तर जो है अधिकतम आपको एक वाक्य में देने हैं। और प्रत्येक प्रश्नों के लिए कितने मिलेंगे, आपको 5 अंक जो है निर्धारित किया गया है। दूसरा देख सकते हो निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इनमें से क्या करना है कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और वो लगभग अधिकतम 50 शब्दों में क्या करना है, आपको उत्तर देने हैं। और इनके लिए जो मानक तैयार किया गया है, यानी कि आप सही आंसर देते हो तो 3 नंबर आपको मिलने वाला है। बात करेंगे अगले निर्देश पे, तो देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर प्रश्न संख्या 19 तक का क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और इनमें से क्या करना है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने और अधिकतम 100 शब्दों का क्या करना है, प्रयोग करना है। और प्रत्येक के लिए कितने मिलेंगे, आपको 5 अंक क्या जो निर्धारित किया गया है। तो बात करेंगे वीडियो पे, तो देख सकते हो कि सबसे पहला आपका खंड आता है, और वो खंड क्या है मेरे दोस्तों, वो खंड है अ। क्या है, खंड अ। और खंड अ जो है इसका सबसे पहले क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल का आइकन होता है क्या करें, उसको भी जरूर प्रेस कर दें। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न पे, जो देख सकते हो कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। और आंसर देख सकते हो आप, क्योंकि एक वाक्य में आपको देने हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। बात करेंगे दूसरे प्रश्न पे, तो देख सकते हो क्या है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहां हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहां हुआ था। तो देख सकते हो आंसर क्या है कि स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में, कब, 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में। करेंगे चौथे प्रश्न पे, तो क्या है, देख सकते हो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो अगर मैं इसके आंसर का बात करूं तो 1834 के जो क्रांति का उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो रोटी और खिलता हुआ कमल। क्या था, रोटी और खिलता हुआ कमल क्या था, इसका प्रतीक चिन्ह था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो 5वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे थे, आपको पता होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 पे, तो अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया। तो अगर मैं जजिया कर का मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि एक तरह से यह धार्मिक कर था। तो अकबर ने जजिया कर 1564 में, कब, 1564 में समाप्त कर दिया। लेकिन फिर क्या किया गया था कि 1575 में इसको फिर से लगाया गया था। और फिर पुनः जो है, और फिर पुनः क्या किया गया था कि इसको 1579 से 80 के बीच में क्या किया गया था, पुनः समाप्त किया गया था। तो जजिया कर को 2 बार समाप्त किया गया, एक बार 1564 में, और एक बार देख सकते हो 1589 के 80 के बीच में समाप्त किया गया था। तो अब जिसके हिसाब से आप लिखोगे आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 पे, तो देख सकते हो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग जो कमीशन था उसका क्या था, अध्यक्ष कौन था। तो आपको पता होगा कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी जो है वो प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे।
बात करेंगे खंड, अब अगले खंड पे बात करेंगे। हम लोगों ने खंड अ पे बात कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, खंड ब पे बात करेंगे। तो देख सकते हो इसमें आपको पता है कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है कि प्रश्न संख्या 7 तक हम लोगों ने देख लिया। अब प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक क्या लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इनमें से क्या करना है कि आपको 50 शब्दों में उत्तर देना, और 3 अंक क्या मिलेंगे आपको हर प्रश्न के लिए मिलने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे। देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं, 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो मैं अगर इसका आंसर का बात करूं तो चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली 3 कठिया प्रणाली थी। तो चंपारण में जो नील की खेती की जो प्रमुख प्रणाली क्या थी, वो 3 कठिया प्रणाली थी। तो इसमें क्या होता था, इसमें बात करेंगे तो देख सकते हो पहला नंबर क्या है कि इसमें किसान को उनके भूमि के 3 कट्टे प्रति बीघा, यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 बीघा में 20 कट्टा होता है, तो उसके हिसाब से क्या देना पड़ता था, उसको उपज देना पड़ता था। यानी मैं बोलूंगा कि अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करने की क्या थी, बाध्यता थी। यानी कि 3 यानी कि अगर मान लो कि किसी भी किसान का अगर मान लो कि इतना बड़ा भूमि है, और ये भूमि मान लेते कि कहीं ना कहीं अगर मैं देखा जाए तो कितना है कि मान लेते कि 20 डिसमिल क्या है भूमि है, तो इस 20 डिसमिल में 3 कट्ठा यानी कि 3/20 यानी कि 20 भाग में से 3 भाग पे क्या करना पड़ेगा कि उसको नील की खेती करना क्या था, अनिवार्य था। यही क्या था, 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया पद्धति क्या था कि यह नील की खेती का एक प्रमुख प्रणाली था, 3 कठिया प्रणाली, जिसमें किसी किसान को अपने भूमि के 3 कट्ठे प्रति बीघा में, यानी कि 3 कट्ठे प्रति बीघा, और आपको पता होगा कि 1 बीघा में कितना होता है, 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा जमीन पे क्या करना पड़ता था, उसको नील की खेती करना क्या था, आवश्यक था। इस तरह की क्या थी, ये पूरी की पूरी प्रणाली थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देख सकते हो कि कम्युनियल अवार्ड किसे कहा गया था, कम्युनियल अवार्ड किसे कहा गया था। तो मैं बात करूं इसका आंसर का, तो कम्युनियल अवार्ड के द्वारा दलितों व अल्पसंख्यकों के लिए भी प्रतिनिधित्व का आधारित अधिकार देने का प्रयास किया गया था। तो ये जो कम्युनियल अवार्ड था, इसके तहत क्या किया गया था कि जो भी दलित लोग थे या जो भी अल्पसंख्यक लोग थे, उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार देने का प्रयास किया गया था, जो कि देख सकते हो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों का नतीजा था, जिसका विरोध हिंदुओं ने क्या किया था, हिंदुओं ने किया। जो अल्पसंख्यकों के क्या देख सकते हो, जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को भी स्वीकार कर सकते थे, पर दलितों को अधिकार नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें अपना खानदानी गुलाम समझते थे। और इस मानसिकता से आज भी कई हिंदू क्या कर रहे हैं कि उभर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रणाली था, ये जो कम्युनल अवार्ड था, तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा था कि जो भी दलित वर्ग के लोग हैं या जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व देने का अधिकार देने का प्रयास किया गया था। और ये जो अधिकार है वो किसके कारण हो रहा था, तो BR अम्बेडकर जी के द्वारा ये नतीजा जो सामने आया था। लेकिन ये जो पूरा का पूरा कम्युनल अवार्ड था, इसका विरोध जो है वो हिंदुओं ने किया। तो हिंदुओं ने क्या बोला कि जो भी अल्पसंख्यकों के बारे में बात किया जाए, तो इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, हिंदू लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। कारण कि इनको लग रहा था कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो खानदानी क्या है कि गुलाम है, और इनको क्या नहीं देना चाहिए, इनको अधिकार नहीं देना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 पे तो देख सकते हो क्या है कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो अगर बात किया जाए खिलाफत आंदोलन का, तो प्रथम महायुद्ध में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज ने तुर्की के सुल्तान, देख सकते हो यहाँ पे सुल्तान होगा, सुल्तान लिखा गया है, तो तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध लड़े थे। इस युद्ध में उन्होंने भारतीय मुसलमानों का भी क्या किया था, सहयोग प्राप्त किया था, मुसलमानों का सहयोग भी प्राप्त किया था। यहाँ पे देख सकते हो 2 बार वो वर्ड जो है लिखा गया है, तो इसके लिए थोड़ा गलती हो जाता है लिखते लिखते। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ इस शर्त पर दिया था कि युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान के साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। परंतु युद्ध के समाप्ति पर अंग्रेजों ने वहां के क्या देख सकते हो, वहां के सुल्तान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुसलमान तुर्की के सुल्तान की अपना जो भी खलीफा यानी कि धार्मिक नेता होता है खलीफा मानते थे, इसीलिए वे अंग्रेजों से नाराज हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन आरंभ किया। इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन अली बंधु
और गांधी जी के साथ क्या किया गया था, मिलकर चलाया गया था। तो हुआ क्या था समझिएगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध चला था तो उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों का समर्थन चाहा। तो जब तुर्की के सुल्तान के साथ उनका क्या हुआ, युद्ध हुआ, अंग्रेज का तुर्की के सुल्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो इसमें क्या होता है कि भारतीय मुसलमान अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। तो भारतीय मुसलमान क्या बोले कि मैं आपका समर्थन करूंगा एक ही बात पे कि जो भी हमारी खलीफा का पद है, यानी कि जो भी हमारे धार्मिक नेता है उनकी जो मान्यता है और उनका जो व्यवहार है उनके साथ आप अच्छा प्रतीत करोगे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। तो इसी के चलते क्या किया था कि भारतीय मुसलमानों ने और जो भी मुसलमान है उन्होंने मिलकर क्या चलाया था, खिलाफत आंदोलन को चलाने का काम किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि रॉलेट एक्ट पर क्या करें, टिप्पणी लिखे। रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखे। तो अगर मैं बात करूं आंसर का तो देख सकते हो या क्या आंसर मैंने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट बनाया और यह पता है कि ये चेम्सफोर्ड सुधार में राष्ट्र नेता निराश थे। और ये क्यों बनाया गया था सुनिएगा उसके पहले में। तो जो भी चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसमें क्या था, भारतीय नेता निराश थे। तो राष्ट्रीय नेताओं के अंदर असंतोष था, अतः सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए क्या कहता है कि दमनकारी कदम इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया था, उठाया था। तो जो भी चेम्सफोर्ड सुधार आया था भारत में उसको लेकर जितने भी भारतीय नेता थे वो लोग निराश थे, वो लोग संतुष्ट नहीं थे। तो उसी के असंतोष को दबाने के लिए क्या किया गया था, रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। तो इस एक्ट ने देख सकते हो इस एक्ट ने सरकार की दो अधिकार दिए। अब ये अधिकार क्या कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला अधिकार देख सकते हो कि सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना दोष बताए या अदालत में मुकदमा चलाए उसे जेल में क्या कर सकता था, बंद कर सकता था, पहला। दूसरा क्या देख सकते हो, दूसरा क्या है कि सरकार देख सकते हो क्या है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, क्या देख सकते हो अरे यार थोड़ा हाँ देख सकते हो यहां पे क्या है कि सरकार बंदी प्रस्तुतीकरण के अधिकार को स्थगित कर सकती है। यानी कि सरकार ये जो बंदी प्रस्तुतीकरण है उसको क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो इस एक्ट के विरुद्ध जनता में देख सकते हो कि जनता में है ना रोष बढ़ गया, प्रदर्शन होने लगे और जगह जगह सभाएं भी हुई है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से 3 भारतीय मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय वह देख सकते हो कि महजूर हक ने त्याग पत्र दे दिया। तो सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, गोली और लाठियां का प्रयोग किया गया, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। पंजाब में इस एक्ट के प्रति जो रोष प्रकट करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुई थी, सभा की गई थी। और ये पूरा का पूरा घटना हम लोगों ने रॉलेट एक्ट पे बात कर लिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देख सकते हो क्या है कि धन के निकास से आप क्या समझते हो, धन के निकास से आप क्या समझते हो। तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर का तो देख सकते हो क्या है कि 1867 में दादा भाई नौरोजी ने धन के निकासी सिद्धांत को सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन क्या देख सकते हो कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से सुखा रहा है, क्या कर रहा है, सुखा रहा है। उन्होंने इस सिद्धांत का उल्लेख अपनी पुस्तक है ना देख सकते हो क्या है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है ना, क्या है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। तो धन की निकासी के कारण क्या थे, निम्नलिखित थे। यानी कि जो धन के निकासी का जो कारण है वो निम्नलिखित थे। तो उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटेन के सभी नागरिक और सैन्य खर्चों का भुगतान भारत द्वारा किया गया है, पहला। तो जो भी भारत से पैसा जा रहा है, भारत से जो भी पैसे का निकास हो रहा है उसका सबसे पहला कारण क्या हो गया कि जो भी पैसे और जो भी भुगतान हो वो भारत के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो भी सैनिक है और जो भी पैसा वो भारत के द्वारा क्या कह रहा है, खर्च किया जा रहा है। और भारत के भीतर और बाहर ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र विस्तार के लिए भारतीय राजस्व का ही क्या किया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है। तो ये जो हमारे जो दादा भाई नौरोजी है उन्होंने 1867 में क्या किया था कि धन निकासी सिद्धांत का कारण बताया था। तो उन्होंने कहा कि आज भारत को लूट के ले जा रहा है ब्रिटिश लोग, तो उसके लिए उन्होंने अपनी किताब जो है इस पुस्तक में उन्होंने अपने इस धन निकासी के बारे में बताया था। तो जब उनसे पूछा गया कि आखिर जो धन निकासी हो रहा है तो ये कहां पे धन निकासी हो रहा है, तो इन्होंने बताया पहला तो क्या कि पहला ब्रिटिश के सभी नागरिक और जो सैन्य खर्चा है उसका भुगतान भी कहां से कर रहा है कि भारत के राजस्व के द्वारा कर रहा है, तो यहां से भारत का धन निकासी हुआ। और दूसरा तो भारत के भीतर और बाहर जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो क्षेत्र विस्तार है वो भी भारत के राजस्व के भुगतान के कारण ही हो रहा है। तो दोनों से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की धन निकासी हो रही है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 का। तो बेबेल प्लान क्या था, क्या है बेबेल प्लान क्या था, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो आंसर क्या लिखा है मैंने कि 14 जून को बेबेल ने एक योजना का प्रस्ताव
किया, जिसे सामान्यतः बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। योजना की मुख्य बात यह थी कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा पहला तो, और इसमें क्या बोला कि जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो और क्या था कि रक्षा को छोड़कर सभी विभाग में भी क्या होगा कि भारतीय सदस्य के पास रहेगा। कार्यकारिणी परिषद का एक अंतरिम व्यवस्था थी जिस पर उस समय तक देश का शासन क्या था, देख सकते हो, चलाना था। तो हुआ क्या था कि बेबेल ने क्या किया था कि 14 जून को क्या किया था, एक प्लान तैयार किया था, एक मैं बोलूंगा एक योजना बनाया था। तो जिस योजना को क्या कहा जाता है, बेबेल योजना कहा जाता है। तो इस योजना का सबसे बड़ा बात क्या था कि भारत के केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद को क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे, भारतीय होंगे। साथ में क्या बोला कि रक्षा जो काम है हमारा, वो रक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभाग पे क्या होगा कि भारतीय लोगों के सदस्यों का क्या रहेगा, पास रहेगा। यानी कि केवल रक्षा जो विभाग है वो ब्रिटिश के हाथों रहेगा, बाकी सारा का सारा किसके पास रहेगा, तो भारतीयों के पास रहेगा। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी। क्या था, ये जो पूरा का पूरा कार्य था वो कहीं ना क्या था, एक अंतरिम व्यवस्था था जिस पर उस समय तक देश का शासन क्या किया जाता, चलाया जा रहा था। और जब भारत नहीं आजाद हुआ था उस समय क्या था, इसी व्यवस्था के साथ क्या चलाता था, पूरा भारत का शासन व्यवस्था चल रहा था। साथ में देख सकते हो कि जब तक कि एक नया अस्थायी संविधान पर सहमति नहीं हो जाता, वह लागू नहीं हो जाता, इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तथा प्रस्तावित कार्यकारिणी परिषद के गठन के संबंधित आगे कार्यवाही करने के लिए 1945 में ब्रिटिश भारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं को का क्या हुआ, सम्मेलन बुलाया गया। तो यह बेबेल प्लान के तहत क्या था कि एक केंद्र होगा, उस केंद्र में देखिएगा क्या था, पूरा का पूरा बात समझिएगा कि एक केंद्र बनाया जाएगा और केंद्र में कार्यकारिणी परिषद का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर जितने भी सदस्य वो रहेंगे, क्या रहेंगे, भारत के लोग रहेंगे। और साथ में क्या हुआ कि रक्षा जो पूरा का पूरा बात है, उस रक्षा भाग को छोड़कर बाकी जितने भी काम होगा वो पूरा का पूरा किसके पास रहेगा, भारतीय लोगों के पास रहेगा। और दूसरा क्या काम करेंगे, तो एक कार्यकारिणी परिषद का क्या करेंगे, अंतरिम व्यवस्था करेंगे, जिसमें क्या करेगा कि जो उस समय के जो पूरा का पूरा जो मैं बोलूंगा कि आधा अधूरा जो पूरा का पूरा भारत है, आजादी के बाद जो भारत बना, उस भारत को क्या करेगा, चलाने का काम करेगा। तो जब तक एक कोई अस्थायी संविधान लागू नहीं हो जाता या उस पर हम लोग लागू नहीं कर देते, तब तक क्या होगा कि यही जो सरकार है वो पूरा का पूरा शासन को चलाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया था कि जून 1945 में ब्रिटिश भारत, जो उस समय का ब्रिटिश भारत था आजादी के बाद, उसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी एक बनाया गया था, शिमला को। तो पूछता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, तो शिमला। तो इसको बनाया गया था, जिसमें 21 नेताओं को क्या किया गया था, सम्मेलन किया गया था और इन्होंने क्या किया था, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है कि आजाद हिंद फौज, क्या है क्वेश्चन देख सकते हो कि आजाद हिंद फौज पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी आपको देना है। तो अगर हम लोग बात करें इस पूरे के पूरे आंसर पे, तो देख सकते हो क्या है कि आजाद हिंद फौज क्या है, आजाद हिंद फौज, या हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, या आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था। तो 28 से 30 मार्च 1942 ईस्वी को टोक्यो यानी कि जापान में रह रहे भारतीय है ना, देख सकते हो भारतीय कौन कौन थे, तो क्या है, रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आजाद हिंद फौज के क्या कहते हैं, गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया। तो कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। तो ये पूरा का पूरा घटना है किसका, आजाद हिंद फौज के बारे में बात करेंगे। आगे देख सकते हो क्या विचार था, तो देख सकते हो इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन 1942 में बैंकॉक में क्या हुआ था। तो ये मैंने एक एडिशनल पॉइंट आपको बता दें, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का, देख सकते हो कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारण का क्या करना है, आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे आंसर का, तो देख सकते हो क्या है कि विद्रोह के असफलता के कुछ महत्वपूर्ण कारण क्या थे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहला कारण क्या है कि यह विद्रोह किसी सकारात्मक विचारधारा से प्रेरित नहीं था। पहला क्या कि ये जो पूरा का पूरा क्रांति हो रहा था किसी भी सकारात्मक विचारधारा से प्रेरित नहीं था। देख सकते हो क्या है
कि इसके पीछे कोई उच्चतर राजनीतिक प्रणाली स्थापित करने की विचारधारा नहीं था। विद्रोह की ना कोई नियोजित कार्यक्रम था और ना ही धन की कोई अस्थायी व्यवस्था था। विद्रोही का केवल एक ही मकसद था कि विदेशी शासन को समाप्त करना। तो इसी के कारण पहला जो कारण क्या होगा कि कोई सकारात्मक सोच हमारे पास नहीं था, और दूसरा क्या था कि इन सभी कारणों के कारण क्या हो रहा था कि 1857 का क्रांति भी विफल हुआ। दूसरा कारण क्या था कि विद्रोही नेताओं में राजनीतिक नेतृत्व, सैनिक अनुभव और देख सकते हो कि सामाजिक दूरदृष्टिता का अभाव। तो जो भी विद्रोही नेता था, इनके पास सबसे पहला किस चीज का था कि इनके पास राजनीतिक नेतृत्व का, सैनिक अनुभव का, और क्या मैं बोलूंगा कि सामाजिक दूरदृष्टिता का क्या था, अभाव था। ये बहुत लंबा समय तक नहीं सोच पाए। तो उनमें से किसी नेता को दिल्ली के पतन के परिणामों का आभास नहीं था, और उनके द्वारा इनकी संयुक्त सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया गया था, जिसके बाद दिल्ली पे क्या होगा उसका पूरा का पूरा दोष देखने के लिए और यह आंदोलन ठप पड़ गया। जैसा देख सकते हो कि विद्रोहियों में अनुशासन की कमी थी और उनकी निष्ठाएं स्थानीय शक्तियों के प्रति ज्यादा थी, है ना। तो बौद्धिक दृष्टि से वे अपने शत्रु की तुलना में कुछ भी नहीं थे। अंग्रेजी सैन्य तकनीक आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित थी, जबकि विद्रोहियों ने पारंपरिक हथियार, जैसे मैं बोलूंगा देखोगे तीर, धनुष, गोले बारूद आदि का प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं उनके पास जो आधुनिक तकनीक था वो भी क्या हुआ, इन पे हावी पड़ा। तो ऐसे स्थिति में विद्रोह की असफलता निश्चय थी। तो अंग्रेजों ने रेल, सड़क, डाक एवं तार, टेलीग्राम जैसे परिवहन एवं नए नए संचार माध्यमों के यथासंभव प्रयोग किया। देख सकते हो उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों ने जो भी परिवहन है, रेल हो गया, डाक हो गया, तार, टेलीफोन हो गया, परिवहन एवं नए नए संचार माध्यमों का प्रयोग किया, जिससे उन्हें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद मिल सके। और विद्रोही संचार के नए साधनों का क्या करें, उपयोग में पीछे रह गए। तो कहीं ना कहीं संचार में कमी था। चौथा देख सकते हो क्या है कि चौथा हम लोग बोलेंगे, चौथा हमारा क्या है, तो देख सकते हो चौथा है कि राजनीतिक रण कौशल की दृष्टि से भी क्या थे, अंग्रेजी सैनिक भारतीय विद्रोही से क्या थे, बहुत आगे थे। और क्या देख सकते हो कि तत्कालीन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एवं संगठित ब्रिटिश सरकार के आदेशों के अधीन किए कार्य करती थी, है ना। तो ब्रिटिश सरकार के पास जनशक्ति के पर्याप्त स्रोत के साथ साथ प्रचार साधन क्या था, उपलब्ध था। तो कहीं ना कहीं प्रचार साधन के कारण भी क्या हुआ कि विफलता रहा। पांचवा देख सकते हो कि विद्रोहियों में ऐसा कोई एक महान नेता नहीं था जो इधर उधर बिखरे हुए तत्वों को ऐसे प्रबल शक्ति के रूप में संगठित कर सके, जिसके एक निश्चित नीति और क्या देख सकते हो क्या है कि सुनिर्धारित कार्यक्रम हो। यानी कि उनके पास एक कोई खास नेता नहीं था, ऐसा कोई खास नेता नहीं था जो इधर उधर से जो भी बातें हो रहा था उनको समेट कर एक बात पे और एक भाषा पे क्या करे या एक तत्व पे क्या करे, विचार करे। तो विद्रोही नेताओं की गतिविधियों में भी उनका कोई स्वार्थ के कारण क्या होता, नहीं हो पा रहा था। ये सबसे बड़ा चीज था। छठा देख सकते हो क्या, छठा कि इस विद्रोह में बड़े जमींदार और बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली और ना ही उनका समर्थन किया। उनका तथस्थ रहना विद्रोह के लिए क्या था, कहीं ना कहीं घातक साबित हुआ। और यही सब कारण था कि जिसके कारण ये जो आंदोलन है वो क्या हुआ, खत्म हो गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, तो देख सकते हो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारत में कृषि के व्यवसायीकरण के प्रभाव पे क्या करना है, प्रकाश डालने के लिए बोला है। तो यह क्वेश्चन मुगल कालीन से हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो मुगल काल में भारत में कृषि के व्यवसाय पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कि यद्यपि मुगल काल में खाद्यान्न फसलों पर जोर दिया जाता था, परंतु नकदी फसलों की भी खेती की जाती थी। कि इन्हीं स्रोतों में जिन्स एक कालित यानी कि सर्वोत्तम फसलें कहा गया। तो देखोगे कि मुगल काल का जो था उस समय व्यावसायिक फसलों में खाद्यान्न जो फसल था उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, और जो भी नगदे फसल थे जिसको हम लोग व्यावसायिक फसल बोलते हैं उसकी भी क्या होती थी, खेती की जाती थी। साथ में आप देख सकते हो आगे क्या लिखा गया है कि मुगल राज ऐसी फसलों की खेती को बढ़ावा देते थे। क्यों देता था भाई ऐसा खेती का जिसमें खाद्यान्न और साथ में मैं बोलूंगा कि नगदी फसल जो व्यावसायिक फसल था, तो क्योंकि उससे पर्याप्त
कर क्या कर सके, मिल सके, सबसे पहला चीज। दूसरा क्या है कि गन्ना और कपास ऐसी मनुष्य फसलें थी और इसी तरह का फसल क्या था, कपास और गन्ना, जिसपे क्या होता था, खेती होते थे। तो मध्य भारत और दक्कन के पठार में बड़े क्षेत्रों में कपास उगाया जाता था, जबकि बंगाल में गन्ना और चीनी के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। और देख सकते हो कि मध्य भारत में क्या होता था कि दक्कन का जो पठारी इलाका है इसमें कपास की खेती की जाती थी, और जो भी हमारा बोलेंगे बंगाल का एरिया उसमें गन्ना और चीनी के लिए क्या था कि प्रसिद्ध था। तो भाई करों का मामला था। देख सकते हो कि कई स्थानों में तिलहन और दलहन की भी खेती की जाती थी। ये सभी क्या था, नगदी फसल था, और इससे कहीं ना कहीं क्या होता था, उनका व्यवसाय होता था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, तो देख सकते हो क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या करना है, वर्णन करना है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो सिविल नाफरमानी आंदोलन कहा गया है। तो सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। यह आंदोलन 2 चरणों में चलाया गया। 1933 ईस्वी के अंत तक चला, 2 चरणों में चला, और ये जो आंदोलन 1933 तक चला। तो इसके कारणों और इसकी प्रगति के महत्व का क्या करना है, हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कारण के बारे में। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। कब? 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन ने भारतीयों के विरोध के बावजूद भी अपने रिपोर्ट प्रकाशित कर दिए। और भारत लोग पता है कि साइमन कमीशन का पूरा विरोध कर रहे थे। उस समय बोला गया था कि गो बैक साइमन कमीशन भारत वापस जाओ। तो उसके विरोध में भी क्या हुआ कि अपना जो पूरा का पूरा रिपोर्ट है वो प्रकाशित कर दिए। तो जिससे भारतीय लोग क्या हो गया कि असंतोष फैल गया। तो और देख सकते हो दूसरा क्या देख सकते हो कि सरकार ने, उसके बाद क्या देख सकते हो कि उसके बाद क्या कहता है कि सरकार ने नेहरू रिपोर्ट की शर्तों को स्वीकार नहीं किया, और नेहरू जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तावित किया था उसको भी स्वीकार नहीं किया। तो पहला तो क्या हुआ कि जो भी साइमन कमीशन आया और उन्होंने अपने रिपोर्ट को जबरदस्ती थोप दिया। दूसरा कि जो नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था उसको क्या नहीं माना। और चौथा देख सकते हो क्या है कि चौथा क्या देख सकते हो कि बरदौली के किसान आंदोलन की सफलता ने गांधी को सरकार के विरोध आंदोलन चलाने के लिए क्या क्या प्रेरित किया, और बरदौली का जो सत्याग्रह हुआ वो भी एक सफल रहा। और चौथा देख सकते हो कि गांधी जी ने सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी, परंतु वायसराय ने इन शर्तों को क्या क्या स्वीकार ना किया। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या क्या आरंभ किया। तो अगर बात करें इसके महत्व के बारे में, तो देख सकते हो इसके महत्व क्या है। कुछ एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में काम देगा। तो महत्व देखिएगा कि सिविल नाफरमानी आंदोलन वापस ही उस समय तक का सबसे बड़ा जन संघर्ष था। इस आंदोलन में देश के सभी भागों तथा सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने बड़ी संख्या में जेल यात्रा की, परंतु सरकार के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। यद्यपि 1934 में यह आंदोलन 33 तक होना चाहिए, 1933 में क्या होगा, यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो भी यह आंदोलन स्वतंत्रता सेनानियों का तब तक का देख सकते हो कि मार्गदर्शन करता रहा। तब तक देश क्या होता, स्वतंत्र नहीं हो रहा था, तब तक का घटना है। तो ये पूरा का पूरा घटना था जिसके कारण क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे, देख सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। तो बात करें इसके आंसर का, तो देख सकते हो आंसर क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत देश में चल रहे असहयोग आंदोलन से किया। कहां से? असहयोग आंदोलन से किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। कब किया? 20 जुलाई 1921 की उनकी मुलाकात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी हुई। और उसी समय क्या हुआ कि 20 जुलाई 1921 में क्या हुआ, उनकी जो मुलाकात है वो महात्मा गांधी से हुई। लेकिन वैचारिक समानता न होने के कारण उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया, है ना। और गांधी जी का उनका जो सोच था वो एक जैसा नहीं था, जिसके कारण क्या किया गया था कि जो भी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जो भी देशबंधु चित्तरंजन दास है उनके साथ मिलकर क्या किया था कि बंगाल आंदोलन का क्या था, नेतृत्व किया था। साथ में देख सकते हो क्या है किया था, है ना। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। ये तो क्रांतिकारी लोगों के थे। उनके अंदर असीम साहस देख सकते हो कि अनूठे शौर्य और अनूठी संकल्प शक्ति का क्या था, अनंत प्रभाव विद्यमान था। वो उनको पता होगा कि इनकी जो सोचने समझने की शक्ति थी वो क्या थे, औरों से व्यक्ति थे, क्रांतिकारी लोग थे। उन्होंने देख सकते हो
उन्होंने है ना 1921 में अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों का संचालन करने के लिए के कारण उनको पहली बार क्या हुआ था कि 6 माह का जेल जाना पड़ा। तो कब 1921 वर्ष 1921 में उन्होंने जो भी अपना पूरा का पूरा काम किया उस कारण उनको क्या जाना पड़ा, पहली बार जेल जाना पड़ा। इसके बाद तो जेल की यात्रा अंग्रेजों के अत्याचारों और प्रताड़नाओं के झेलने का सिलसिला चल निकला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें 11 बार जेल जाना पड़ा और इनके साथ उन्होंने अंग्रेजों सरकार द्वारा कई बार लंबे समय तक नजरबंद भी रखा गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस देख सकते हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपने इरादों से कभी नहीं टस से मस नहीं हुए। इसके लिए उन्हें कई बार अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी और अंग्रेजों के शिकंजे से निकलकर भागे। 1939 में उन्हें देख सकते हो कि गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज का क्या किया, फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की रहस्यमय से मृत्यु हो गई। इस शोध पत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत के आजादी के योगदान के प्रकाश डाला गया है। तो पूरे के पूरे हम लोगों ने क्या किया, इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोगों ने वर्णन कर लिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देख सकते हो 19 लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अकबर की धार्मिक नीति की क्या करना है, विवेचना करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अकबर प्रथम सम्राट था जिसने धार्मिक विचारों के क्रमिक विकास दिखाई। इन्होंने लगातार क्या क्या विकास दिखाई पड़ता है। उसके इस विकास को 3 कालों में क्या कहते हैं, विभाजित किया जा सकता है। तो पहला काल देख सकते हो कि 1556 से 1575 टका, ठीक है, 75 का। तो देख सकते हो कि इस काल में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। जहां उनसे इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया और वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़ने, रोजे रखना, मुल्वियों का आदर करना जैसे उनके क्या थे, मुख्य इस्लामिक क्या थे, कृत्य बन गया। और द्वितीय काल में, तो प्रथम काल में था कि इसी काल में मैं बोलूंगा कि यह एकदम कट्टर अनुयायी था, इसके जैसा अनुयायी नहीं था। और इसी बीच क्या था कि अनेक प्रकार की मस्जिदों का निर्माण किया। साथ में इन्होंने बोला कि भाई दिन में क्या करना है कि 5 टाइम आपको नमाज पढ़ना है, आपको रोजा रखना है और जो भी मुल्ला और जो देख सकते हो मौलवी है उनका आदर करना है। ऐसा काम किया पहले काल में। द्वितीय काल देख सकते हो 1875 से लेकर 1882 का काल है। और इस काल में उन्होंने क्या किया, तो अकबर का यह काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी काल कहा जाता है। 1875 ईस्वी में उन्होंने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की क्या स्थापना किया। उसने 1878 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। अब देख सकते हो आगे क्या है कि उन्होंने शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। अगस्त सितंबर 1979 ईस्वी में देख सकते हो महजर की घोषणा कर अकबर ने धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बनाया गया। महजर का स्थापना किया। देख सकते हो कि महजरनामा का प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था, है ना। देख सकते हो उसके बाद क्या है कि उलेमाओं ने अकबर की इमामे आदित्य घोषित कर विवादास्पद कानूनी मामलों पर आवश्यकतानुसार निर्णय का अधिकार क्या दे दिया। तो ये भी उनका क्या था। तीर्थकाल पे हम लोग बात करेंगे। तीर्थकाल में तो 1582 से 1605 इस काल में अकबर पूर्ण रूपेण दिन ए इलाही में अनुरक्त हो गए थे। तो इस्लाम धर्म में उसकी निष्ठा कम हो गई। इस समय क्या गया, उनकी जो निष्ठा कम हो गई। हर रविवार की संध्या को इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र होकर धार्मिक विषयों पर क्या करते, वाद विवाद किया करते थे। इबादत खाने के प्रारंभिक दिनों में शेख पीर उलेमा, है ना, उलेमा ही यहाँ धार्मिक वार्ता हेतु उपस्थित होते थे। परंतु कालांतर में अन्य धर्म के लोग, जैसे मैं बोलूंगा कि ईसाई के जो भी सृष्टिवाद होते हैं, हिंदू में जैन धर्म, फारसी, सूफी आदि की इबादत खाने में अपने अपने धर्म के
पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। इबादत खाने में होने वाले धार्मिक वाद विवादों में अबुल फजल की महत्वपूर्ण क्या होती भूमिका होती थी। तो ये तो पूरा का पूरा घटना था धार्मिक नीतियों के बारे में। तो आपको पता होगा कि आप प्रीतम एकेडमी चैनल देख रहे हो और ये पूरा का पूरा जो है आपको पता है कि मेरा नाम पंकज कुमार और पूरा का पूरा प्रोवाइड जो है प्रीतम एकेडमी आपको करवाती है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में अगर कुछ गलती हुई है तो आपको वो बताना है, वो कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। तो ये रहा वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक में और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। तो दोनों पे क्या करें आप जरूर ज्वाइन हो जाए और वीडियो को क्या करें लाइक करें, शेयर करो, अपने दोस्तों तक क्या करें जरूर शेयर कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।